हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजीमैटिक्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजीमैटिक्स में। और आज मैं आपको, जैसे मैंने इससे पहले मैथ फिजिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया है। अब मैं आपके लिए मैथ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ में मैं पहले ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मेरे चैनल पर डला हुआ है, पूरा इन डिटेल डला हुआ है। ठीक है ना, अकेडमिक लेवल पर। ठीक है, अभी मैं अकेडमिक लेवल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सभी लोगों को ये लग रहा हो कि इसमें PYQ नहीं कराए जाएंगे या PYQ नहीं उसमें दिख रहे हैं ईयर वाइज। तो ईयर वाइज मैंने नहीं डाले हैं, जो अच्छा लग रहा है उसे डाला गया है। बट ईयर वाइज मैं जब कराऊंगा, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, तब ये वीडियो डलेंगे। और भी फिर मुझे लगेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, PYQ के लिए टाइम आ चुका है, तो मैं डालूंगा, है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना, इस पर सब कुछ मिलेगा जो बाहर मार्केट में आपको बहुत सारे पैसे दे के मिल रहा है। ठीक है ना, सब कुछ मिलेगा, स्ट्रेस ना लें। मैथ और फिजिक्स दोनों मिलेंगे, ठीक है, इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टारगेट है, ठीक है, वो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो 12th क्लास की बुक का है। लेकिन मेट्रो सेटलमेंट मैंने पहले ही करा दिया, क्योंकि यूज होता है, इसलिए मैंने पहले ही उसको करा दिया। इजी भी है और ज़्यादा मार्क्स उससे मतलब आ सकते हैं आराम से, क्लियर। और टाइप वाइज है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है उसमें। ठीक है, एकेडमिक लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है, इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करते दूसरे चैप्टर को उसके अंदर। लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल पे वास्तव में ही दम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। ठीक है ना, तो वो बात की बात है। चलो आज की बात करते हैं। आज हम चालू करेंगे, चैप्टर का नाम है रिलेशन, जो फर्स्ट चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन नाम है, बट मैं उसे 2 चैप्टर में डिवाइड करूंगा, रिलेशन अलग और फंक्शन अलग। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन और फंक्शन जो पढ़ाया जाएगा, वो का लेवल जो होगा वो एकेडमिक लेवल का होगा। बट कुछ मतलब थ्योरी जो होगी वो एकेडमिक प्लस कंपटीशन, किसी में भी आप उसको यूज कर सकते हो। बस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एकेडमिक लेवल का होगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। ठीक है, अलग से वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अलग से मैं रिकॉर्ड करूंगा उन चीजों को, तो इसमें मिक्स नहीं कर रहा है, हौच पौच होता है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि एकेडमिक अलग होता है, कॉम्पिटिशन अलग होता है। एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिशन नाम का कोई चीज नहीं होता, मूर्ख बनाने वाली चीज होती है। ठीक है ना, कि कोई बोले कि एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिशन की क्लास है, तो नहीं, मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख बनाने वाली बात है। उसकी रणनीति अलग होती है, क्वेश्चन के सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन कराने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, कब कराना है ये तरीका अलग होता है, कि कितने चैप्टर इसमें मिक्स हो सकते हैं, उतने चैप्टर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने रिलेशन पढ़ लिया और रिलेशन का क्वेश्चन ही आ गया और वो करा दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें और भी टॉपिक्स लगते हैं, और भी चीजें लगती हैं, और भी चैप्टर्स लगते हैं, उनका ज्ञान ही नहीं है तो फिर आप उसको कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये आप मिक्स मत किया करो। एकेडमिक हो तो एकेडमिक लेवल पे पढ़ें, कंपटीशन हो तो कंपटीशन वाला चीजें देखें। और कंपटीशन में भी ऐसा नहीं है कि आप जेई मेंस पढ़ रहे हो तो IIT एडवांस निकाल लोगे, या IIT एडवांस पढ़ रहे हो तो जेई मेंस निकाल लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन लेवल डिफरेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, वेटेज अलग होता है अलग अलग टॉपिक से। ठीक है, तो उसी लेवल के हिसाब से आप तैयारी करें, उसी लेवल के हिसाब से आप क्या करें, किताबें लगाएं, बुक्स लगाएं, है ना, क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, तो चलो बिना बकवास करते हुए रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रिलेशन की थ्योरी को पहले, फिर मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन एंड देयर टाइप्स, ये नाम है मतलब कॉन्सेप्ट का नाम है, और चैप्टर का नाम है रिलेशन। ठीक है, मैं इसमें दो चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, बट फंक्शन में अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहले हमें सीखना है, उससे पहले थोड़ा सा 11th क्लास के अंदर जाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखना है। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, 11th क्लास में जब डलेगा वीडियो, 12th है तो 11th क्लास की लिस्ट में देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखें तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो सबको ही रहता है। लेट ए एंड बी एनी टू नन एम्प्टी सेट। ठीक है ना, मतलब दो सेट लेने हैं जो कि क्या नहीं है, खाली नहीं है। ठीक है, मैंने ले लिए। ठीक है, एक सेट ले लिया मैंने ए, मान लिया मैंने लिया 1 2 3। ठीक है, और दूसरा सेट मैंने ले लिया बी। ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी, रैंडमली कोई भी सेट ले लिया बी, है ना। ओके, मैंने ले लिया, जो वो कह रहा है वही मैंने कर दिया। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, है ना, पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो 2 नंबर्स का ऑर्डर पेयर का मतलब सेंस समझना क्या है। अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, तो ए का एलिमेंट पहले आएगा और बी का बाद में आएगा। अगर मैंने बी क्रॉस ए लिखा तो बी का एलिमेंट क्या आएगा, पहले आएगा, और ए का बाद में आएगा। ठीक है, तो इसका सेंस ये है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बताओ कितने हैं, 1 का ए से 1A,
1 का B से 1B, 1 का C से 1C। दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? ए पहले है तो ए के एलिमेंट पहले आ रहा है, बी सेकंड पर है तो सेकंड एलिमेंट बाद में आ रहा है, बी का एलिमेंट बाद में। अब 2 को उठाएंगे, 2A 2B 2C। अब 3 को लेंगे, 3A 3B एंड 3C, इस तरीके से। और अगर मैंने B क्रॉस ए किया है, क्या किया बेटा? B क्रॉस ए, तो आप समझ गए होगे बी का पहले आएगा तो A1 A2। तो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, बट फाउंडेशन बनाना जरूरी है, इस चैप्टर को सीखना है। तो B2 B1, सॉरी B1 रह गया था, B1 B2 और B3। अब कौन आएगा? C आएगा, C1 C2 और C3। ठीक है ना? तो आप ये वाली चीज समझ गए होगे। सच दैट A बिलोंग्स टू A, मतलब A किसको बोल रहे हैं? A इनको वो A से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और B किसको बोल रहा है? B इनको बोल रहा है ना। B से मतलब ये मत सोचना कि इसमें B ये सेम हो गया, वो कोइंसिडेंटली सेम हो गया है ना। तो ये डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो A से आएगा एंड जो एलिमेंट है वो B, जो एलिमेंट है वो B से आएगा। इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनेगा। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B कहेंगे, क्योंकि A का एलिमेंट आपने पहले लिया, B का बाद में लिया, इसलिए A क्रॉस B। दस A क्रॉस B देखो ये लिखा है मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख लिया। A क्रॉस B किस तरीके डिफाइन है देखो जरा, इनको पढ़ना सीखो, है ना। आप सेट को पढ़ना अच्छे से जानते हो। A क्रॉस B the order pair such that A belongs to A and B belongs to B. If A phi और B phi then A cross B also phi। मतलब अगर A और B अगर आपने खाली ले लिए, नल सेट ले लिए, तो A क्रॉस B भी नल सेट आएगा। इसमें क्या बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यहां पर ही मैं आपसे बात करूं कि इसका डोमेन, तो डोमेन क्या होगा? एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। मैं किसकी डोमेन की बात कर रहा हूं? डोमेन ऑफ A क्रॉस B, ध्यान रखना। और रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ A क्रॉस B, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। और कोडोमेन तो आपको पता है B होता है, तो कोडोमेन की बात करें तो रेंज और कोडोमेन यहां इक्वल होता है। कोडोमेन ऑफ A क्रॉस B, तो वो क्या होता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है ना। बिलोंग्स टू को छोड़ देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, है ना। ठीक है, तो ये एलिमेंट। अब मैं इसका अगर आपको क्या दिखाऊं, बाय मैपिंग इसको दिखाने की कोशिश करूं, बाय मैपिंग। तो कैसे दिखाएंगे सी को? ए में कौन था? 1 2 3। बी में कौन था? A B C। क्या डिफाइन कर रहे हो आप यहाँ पे? A क्रॉस B को डिफाइन कर रहे हो। तो किस तरीके से बनेगा बेटा? ग्रीन ले रहा हूं 1 के लिए, तो 1 का A से, 1 का B से, 1 का C से, यानी 1 सभी को एरो लगा रहा है, A को भी एरो लगा रहा है, B को भी, C को भी, ठीक है। 2 को अलग कलर से ले लेते हैं, 2 को व्हाइट से ले लेते हैं। 2 भी A को लगाएगा, 2 B को भी और 2 C को भी। और 3 के लिए 3 A को भी, 3 B को भी और 3 C को भी। तो ये इसका मैपिंग डायग्राम है ना। तो इसका सेंस क्या है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो रिलेशन के अंदर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एरो नहीं चलाएगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एरो नहीं खाएगा, और है ना।
और एवरी एलिमेंट को क्या लगाएगा, एरो लगाएगा। एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं यहाँ, कि ऐसा नहीं होगा कि 1 का मन नहीं है बी को एरो लगाने का, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कंडीशन नहीं है, सारे ऑर्डर पेयर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो जितने कोई भी ऑर्डर पेयर छूटना नहीं चाहिए, वन का दूसरे के साथ जितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे ना। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर है ना। सेट, जिस सेट का साइन है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कहानी यहां से स्टार्ट होगी एक्चुअली में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दिस इज, जिसको एरो लगते हैं, ये बात हमेशा के लिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, फंक्शन भी ऐसे ही आएगा। जिसको एरो लगते हैं उसको मैं कुछ बोलूंगा बाद में जाके, आउटपुट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे कुछ बोलूंगा, अभी छोड़ दो। जिसको एरो लगते हैं वो रेंज कहलाता है। तो रेंज कौन है यहां, ए कॉमा बी कॉमा सी। जो एरो चला रहा है वो डोमेन कहलाता है। जो एरो चला रहा है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन कौन है, 1 2 3। और जो सेट जिसमें एरो चल रहे हैं, ये पूरा जो सेट है, ये पूरा जो सेट है, ये जो पूरा सेट है, ये दिस इज अ कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन कितना है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहां पे अच्छी बात यह है कि रेंज और कोडोमेन सेम होता है, ठीक है ना, लेकिन ऑलवेज सेम नहीं है, ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम है। एनी डाउट दिया। तो उम्मीद करता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की चीज आपको समझ आ गई होगी। ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूं, है ना। अकॉर्डिंग टू मी आपको कितना समझ में आया है वो आपके लेवल पर और शायद मेरे समझाने के तरीके पर डिपेंड करेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहता है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशन की। रिलेशन एक्चुअली में कुछ नहीं है, नाम से ही पता लग रहा होगा रिलेशन। किसी भी रिलेशन की कंडीशन होती है, आप भी जानती हो, ठीक है ना। जैसे ये एक मैन है, ठीक है, और ये गर्ल है, इसको बॉय कह देते हैं ना, ठीक है। अब ये बॉय और गर्ल आपस में रिलेट होंगे, तो कोई ना कोई रिलेशन का नाम दोगे ना आप इसको। कोई बोलेगा रिलेशन 1 ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। कोई रिलेशन 2 कह सकता है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, जो आज का सिनारियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। कोई कह सकता है क्या इसको, हस्बैंड वाइफ। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन यहां पर वो बोल सकता है। तो रिलेशन का एक क्या है, नाम है। रिलेशन एक कंडीशन है, आगे समझ। तो रिलेशन एक हमेशा क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर पेयर आए थे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे, बट हम उनमें से उन ऑर्डर पेयर को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे जिन पर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो हम रिलेशन के लिए देंगे। आगे समझ के नहीं आया। जैसे मैं इसमें ऐसे बहुत सारे बॉय ले लूं, बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स ले लूं, तो आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो। मतलब जैसे फैमिली 1 ले लूं, यहाँ पर एक फैमिली 2 ले लूं। फैमिली 1 में बहुत सारे लोग होंगे, गर्ल्स भी होंगी, बॉयज भी होंगी, मैन भी होंगे, वुमेन भी होंगे, इधर भी सेम। तो एक दूसरे से आपस में कोई ना कोई संबंध से रिलेट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं अगर ये बोल दूं कि भाई मेरे को एक रिलेशन बनाओ जिसमें हस्बैंड और वाइफ आए, फैमिली ए का हस्बैंड और फैमिली बी से वाइफ, तो जो जो हस्बैंड यहां होंगे ना, जिनकी शादी हो गई होगी, वो हस्बैंड आ जाएंगे,
और जो जो वाइफ यहाँ होंगी जिनकी शादी हो गई होगी वो वाइफ यहाँ आ जाएंगी। तो हस्बैंड और वाइफ, किसी की वाइफ होगी यहाँ और ये किसी का हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, तो और सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो जो वो क्या बनेगा, सेट बनेगा, ऐसे ऑर्डर पेयर का जो सेट बनेगा, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, है ना। बट दोनों फैमिली का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो पॉसिबल रिलेशन, जितनी पॉसिबल रिलेशन आपस में, सारे रिलेशन आ जाएंगे। तो हो सकता है कि पहला वाला बंदा दूसरे का क्या लगता हो, भाई लगता हो, पहला वाला बंदा दूसरे के क्या लगता हो, क्या कहते हैं, फूफा लगता हो, पहला वाला बंदा दूसरे का कोई जीजा लगता हो, कुछ भी लग सकता है। आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जितने ही पॉसिबल रिलेशन है उनमें से हमारे काम का रिलेशन, हमारी कंडीशन के हिसाब से रिलेशन के ऑर्डर पेयर है, उनका सेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन अच्छे से समझ आ गई, रिलेशन की फीलिंग आपको आ गई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको पढ़ लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कह रही है कि ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन आर, रिलेशन को हमने किससे नोट किया, आर से, फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट ध्यान रखना, यानी रिलेशन सबसेट होगा किसका, किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। ठीक सर, पहली बात तो ये मैंने लिख दिया यहां पर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आ रहा है तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ए इज रिलेटेड टू बी, और लिखा कैसे जाएगा, ए आर बी। अगर नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड, अच्छा ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा सही कर लो, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, ऐसे, है ना। तो मैं इसको यहां पे बता देता हूं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए रिलेट टू बी, है ना। और ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा, ठीक है ना, ए इज नॉट रिलेट टू बी। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आए। अब मैं ऐसा सेट लेता हूं ए, ठीक है, 3 4 5, और बी ले लिया मैंने 1 2 6, और यहां पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। और रिलेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कंडीशन वो देगा, तो मुझे सोच के बताओ कि आर के अंदर क्या क्या आने वाला है। मतलब ये है वो कंडीशन, ए बी से छोटा और इक्वल हो सकता है, तो ए एरा और बी एरा, सारे बी मतलब इनको बी बोल रहे हैं, इनको ए बोल रहे हैं। तो ए 3 किससे छोटा है, 1 से छोटा है क्या, नहीं। 3 2 से छोटा है क्या, नहीं। 3 6 से छोटा है, यस, तो 3 6 आ जाएगा। 4 1 से छोटा है क्या, नहीं। 4 2 से छोटा है क्या, नहीं। 4 6 से छोटा है क्या, यस, 4 6 आ जाएगा। सिमिलरली 5 1 से छोटा है क्या, नहीं। 5 2 से छोटा है क्या, नहीं। 5 6 से छोटा है क्या, यस, तो 5 6 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका रिलेशन ये है, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब मैं आपसे कहूं इसका डोमेन बताओ, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी को डोमेन कहते हैं। 3 4 5, दिस इज अ डोमेन। मैं को इसका रेंज बताओ, तो जो सेकंड एलिमेंट होता है डियर वो रेंज होता है 6 6 6, तो एक ही बार लिखेंगे 6 6 6। मैं को कोडोमेन बताओ, कोडोमेन, तो कोडोमेन मैंने क्या बोला था डियर, ये पूरा जो सेट होता है जहां से वो रिलेट हो रहा है, ए बी से रिलेट हो रहा है, इसलिए पूरा कोडोमेन 1 2 6, दिस इज अ कोडोमेन। और मैं कहूं इसका मैपिंग डायग्राम बनाओ, मैप डायग्राम बनाओ, तो मैप डायग्राम कैसे बनाओगे डियर, 3 ने 6 को एरो लगाया है, 3 ने 6 को लगाया है,
4 ने भी 6 को लगाया है, 4 ने भी 6 को लगाया है, 5 ने भी 6 को लगाया है। ये इसका मैप डायग्राम हो गया। तो बहुत सारी चीज हमने इकट्ठी आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। एक तो रिलेशन कैसे लिखते हैं, डोमेन कैसे लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं, कोडोमेन कैसे लिखते हैं, और मैपिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम अगर दिया हो एग्जाम में तो भी आप रिवर्स जा सकते हो। एनी डाउट डियर? उम्मीद करता हूं कि रिलेशन की फीलिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि रिलेशन कहना क्या चाह रहा है डियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं डोमेन और रेंज, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, तो अच्छे से मैं वहां पर समझा चुका हूं। ठीक, एग्जाम्पल लेके समझा चुका हूं। और चाहो तो और एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं कोई भी, और तो वो फिर रिलेशन के साथ अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे लिख लेंगे डोमेन रेंज, है ना। तो आपको वैसे ही पढ़ा पता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे, क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से देखें। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या मतलब, क्या अगर ए में पी है और बी में क्यू है और सारे एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, तो तुम्हें पता है, क्या पता है कि पी और क्यू टोटल एलिमेंट कितने हो गए, पी क्यू, और दोनों को कितने रिलेशन बनाने की उम्मीद है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। ये अभी आज समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी क्या नहीं पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेशन है, क्लियर। तो इसको जरा आप थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जब मैं बाइनोमियल पढ़ा दूंगा तब मैं फिर दोबारा यहां पर आऊंगा और आपको इस रिलेशन को प्रूव करूंगा। अदरवाइज मैं यही प्रूव कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी के लिए रुक जाए, अभी नंबर ऑफ रिलेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, इसको समझाने की कोशिश करूं छोटे से उससे, जो वो डेफिनेशन में कह रहा है, एन ए में कितने, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, तो जैसे पी मैंने मतलब कितने ले लिए, 2 ले लिए। ठीक है, एन बी में टोटल में क्यू है, तो इसमें मैंने ए बी सी ले लिया। ठीक है, अब क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये तो ए क्रॉस बी के लिए नंबर है कि कितने नंबर बनेंगे ए क्रॉस बी में, आपको पता ही है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप जानते हो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे नंबर ऑफ एक, 1 2 3 4 5 और ये 6 बने। तो देखें इससे आंसर यही आ रहा है क्या, पी इंटू क्यू, पी कितना है 2 और क्यू कितना है 3, 2 3 जा 6। सही है, बोलिए बेटा, सही है कि नहीं है। ओके, तो अगला, अगला क्या है, 1 2 ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो उसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर पी क्यू, तो 2 की पावर 6, तो कितना आएगा 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 64 टाइप का रिलेशन यहां पर पॉसिबल है। आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी और आपके अंदर, ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताया इसका कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन क्या मतलब, रिलेशन भी एक तरह से क्या है, सेट ही है बेटा। रिलेशन भी एक तरह से क्या है बेटा, सेट। तो अगर रिलेशन एक तरह से सेट है तो आप जानते हो सेट को भी हम इतने टाइप से क्या कर सकते, लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आप पहले से जानते हो। और एरो डायग्राम, एरो डायग्राम तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है ना, क्लियर। तो आप जरा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आ जाए। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप, ठीक है, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ए कितना दे रखा है, 1 2 3 5, एंड बी कितना दे रखा है, 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में रिलेशन डिफाइन है, देखो आर ए कॉमा बी, इसको बस पहचानना आपको, ए कहां से आएगा ए से, बी कहां से लाना है बी से, जो ये लिख रहा है वही करना है। और ए माइनस, ये कंडीशन हो गई जो मैंने आप बोल रहा था, ए माइनस बी इज ऑड। चलो तो रिलेशन को जरा देखते हैं, ए माइनस बी इज ऑड।
तो ए यहां से आएगा, 1 में से 4 गया -3, ऑड है बिल्कुल, तो कौन सा एक आंसर आएगा 1 4। 1 से 6 गया -5, ऑड है, आएगा 1 6। 1 से 9 गया 8, नहीं आएगा। 2 से 4 गया 2, नहीं आएगा। माइनस नहीं देखना, ऑड इवन देखना है। ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नंबर है ना, a माइनस बी इज पॉजिटिव, ऑड नहीं बोला, ऑड बोला ओनली। तो नेगेटिव नंबर भी ऑड नंबर होता है, ध्यान रखना है ना। तो 2 - 4 -2 नहीं आएगा, 2 - 6 -4 नहीं आएगा, 2 - 9 7 आएगा, तो 2 9 आएगा। 3 - 4 -1 आएगा, 3 - 6 -3 आएगा, तो 3 6 आएगा। 3 9 नहीं आएगा क्योंकि 6 आएगा। 5 - 4 1 आएगा, 5 - 6 1 आएगा, और 5 9 नहीं आएगा, 5 9 नहीं आएगा। तो रिलेशन कितना आ गया बताइए बेटा, रिलेशन तो आ गया, और ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म ये है, रोस्टर फॉर्म ये है, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। इसी को अगर ऐसे लिख देंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म। फाइंड डोमेन आर, तो डोमेन अभी से थोड़ी देर पहले बताया, डोमेन आर, डोम आर। डोमेन कौन है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1 2 3 5। फिर कह रहा रेंज, रेंज आर, तो रेंज आर कौन है डियर, सेकंड एलिमेंट 4 है, 6 है, 9 है, फिर 6 4 नहीं, बस इतना ही है, 4 6 9, 4 6 9। आ गया समझ के नहीं आया, क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ आ रहा होगा डियर, क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, और समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। ये जो है ना, ये नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है डियर, है ना, ये गलत लिखा है एक्चुअली में। ये नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ सबसेट है। क्योंकि आप देखो ना, मेरे मेरे दिमाग में क्यों ऐसा लग रहा है, आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन आया ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ रिलेशन कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना डियर, तो ये गलत टाइप कर दिया है ना। टेक्निक मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर जो बंदे टाइप कर रहे हैं इस चीज को वो नहीं जानते कि क्या है, या फिर हो सकता है कि उससे नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है डियर, ये गलत है, नॉट अ नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। तभी मैं दिमाग में मेरे में वो चीज नहीं आ पा रही थी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना, ऑफ ए क्रॉस बी, या फ्रॉम ए टू बी, है ना, या फ्रॉम ए टू बी सबसेट है। और सबसेट का तो आप जानते हो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n मतलब वही पी क्यू, तो ये सबसेट है। नंबर ऑफ, गलत लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो हाँ, ये बोल सकते हो पॉसिबल रिलेशन, इतने पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल है, बट आप जब तक कंडीशन नहीं दोगे तो मुझे क्या पता लगा 64 तो पॉसिबल है। ये 64 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ये गारंटी है, बट 64 में से कितने आपके हैं वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना है ना इसको। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सॉल्व, इसको आप कर लेना अगर लग रहा है आपको तो लेकिन मैं करा देता हूं, चलो। रिलेशन कह रहा है एक्स कॉमा एक्स क्यू, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले तो आप प्राइम नंबर ढूंढो, 10 से 1 प्राइम नंबर है क्या, नो। 2 यस, 3 यस, 5 यस, 4 नहीं है, 6 नो, 7 यस, और 9 है क्या, नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। तो 7 तक है, क्योंकि आप जानते हो प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो कि 1 से या खुद से इट सेल्फ डिवाइड होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और किससे कम है, लेस देन 10। ठीक है सर, आ गया, पहला काम कर लिया। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म,
चलो पहला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म, x, x क्यूब, तो 2 उठाया 2 का क्यूब, 3 उठाया 3 का क्यूब, सिंपल है। 5 उठाया 5 का क्यूब, 7 उठाया 7 का क्यूब। चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, मुझे क्यूब याद नहीं है, जितने याद है उतना मैं यहां कर देता हूं। 125। अब इसका क्या होता है ये मुझे याद नहीं है, 49 इंटू 7 कर लो, शायद 343 आएगा क्या। 9 7 जा 63, 28 और 6 देखो 343, थोड़ा सा याद था, बहुत बढ़िया, अभी भी मेमोरी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आर हो गया। डोम पूछा है, डोम, डोम ऑफ आर, तो डोम क्या होता है, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 5 7, ये डोम हो गया। रेंज पूछा, रेंज, सेकंड एलिमेंट 8 27 125 एंड 343। ड्रॉ एरो डायग्राम, थर्ड क्वेश्चन, एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं डियर, है ना। एरो डायग्राम में क्या क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो एरो डायग्राम में कौन कौन आ जाएगा इधर, 2 3, अच्छा एरो डायग्राम अगर इसका बनाना है तो पूरा लेना पड़ेगा, 10 तक नंबर एक्चुअली में, है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यार कम पड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर है ना, इधर क्यूब ले लूं 8, है ना। एक्स इज प्राइम नंबर पूछ रहा, क्या को लेना है फालतू का, है ना। क्यूब इधर लिख सकते हो वैसे, 1 का क्यूब 3 का क्यूब है, इस तरीके से 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। आपको पता 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 का क्यूब इससे कनेक्ट हो गया, 3 का क्यूब इससे कनेक्ट हो गया, 4 है नहीं 5 है नहीं, 5 का क्यूब इससे कनेक्ट हो गया, 6 है नहीं 7 का क्यूब इससे कनेक्ट हो गया, 8 है नहीं 9 है नहीं 10 है नहीं, बस ये हो गया ये आपका। तो ये यहां से यहां ये रिलेशन कनेक्ट हो गया एरो डायग्राम में, तो डोमेन भी आपको पता लग गया और रेंज भी आपको पता लग गया। इस तरीके से आप बना सकते हो उसको, ठीक है। अगला है बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी का मतलब यही हमें पढ़ना है एक्चुअली में। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन देख रहे थे, मतलब एक तरह से एक फैमिली का दूसरी फैमिली से रिलेशन देख रहे थे। अब हम फैमिली के अंदर ही रिलेशन देखेंगे, यानी एक ही सेट की स्टडी उसकी खुद से करेंगे, ठीक है। वही हमारा टारगेट है और कोई हमारा टारगेट नहीं है। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, इसको बाइनरी या रिलेशन ऑन अ सेट बोलते हैं, है ना। तो ए क्रॉस ए देख रहे हो ना, खुद का खुद से, इसको ही बाइनरी रिलेशन कहते हैं। एग्जांपल, अगर मैंने ए क्या ले लिया, अगर मैंने ए क्या ले लिया, ए कॉमा बी ले लिया, और मैं आपसे कहूं ए क्रॉस ए बताओ, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का ए से ए का बी से ए बी का ए से बी ए और बी का बी से बी बी, खुद का खुद से। सेम कहानी है, कुछ भी नया नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, इज कॉल्ड बाइनरी है ना रिलेशन, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, हमें टाइप्स पढ़ने बाइनरी रिलेशन की। तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई ना आए, अ रिलेशन आर इन अ सेट
A is called an empty relation if no element of A is related to any element of A and we denote such a relation by phi. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, समझते हैं। ये तो कोई इतने में, इसमें इतना कोई कठिनाई नहीं है कि आप उसे नहीं समझ पाओ। देखो जैसे ये वाला ए कितना दे रखा है, 1 2 3 4 एंड 5, और आर के बारे में क्या बोला है, आर को जरा ध्यान से देखो। ये है, ये इसको पढ़ा करो, a माइनस बी 6, और ए और बी दोनों कहां से आएंगे पता है, ए से, ए भी ए से आएगा एंड बी भी किससे आएगा, ए से आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है लेट आर बी अ रिलेशन इन ए से ही रिलेशन है ए का। चलो तो मुझे सोच के बताओ, क्या कभी भी इन किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर से 6 हो सकता है क्या? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, और सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम ही आएगा। तो कभी भी इसमें कोई नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ये कैसा रिलेशन होगा, बॉर्ड रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन यहां मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बॉर्ड रिलेशन, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो लिखा है वो मिलेगा यहां, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है बॉर्ड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है कि सभी का सब आ जाए, कुछ भी ना छूटे, ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना छूटे, पूरा का पूरा आ जाए। यानी कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है वो सब यहां आ जाए, सब यहां आ जाए। तो ऐसा ऑर्डर पेयर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, और एक और आएगा एंटी सिमेट्रिक। तीनों एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन तीनों में माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब मैं पहले एक रिलेशन बना लेता हूं, फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझोगे तब मजा आएगा। ए में ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन ले रहा हूं R1 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन और ले रहा हूं R2 1 1 2 2 3 3 1 2, एक रिलेशन और ले रहा हूं R3 1 1, एक रिलेशन और ले रहा हूं R4 1 1 2 2 1 2। वो रिलेशन मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि ए क्रॉस ए से मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। सब किससे बनी है, ए क्रॉस ए से, मतलब R1 R2 R3 R4 सभी सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस ए की, ठीक है ना। तो इनका नेमिंग करनी है कि कैसा रिलेशन है ये, यही तो इसमें सबसे महंगी चीज है, यही कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखते हैं। तो पहले मैं पढ़ा दूं आपको, आइडेंटिटी रिलेशन कहना चाह रहा है लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए कॉमा ए, मतलब सेम से रिलेट होगा, और ए कहां से आएगा, बिलोंग्स टू ए, ऑन ए इज ऑन ए, मतलब रिलेशन किस पर है, ए पर है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। रिफ्लेक्सिव का कह रहा है a relation R is in a set A is called reflexive relation if every element of A is related to itself, खुद से ही रिलेट हो, वो भी खुद से ही कह रहा है। एक्चुअली में डिफरेंस क्या है फिर ये समझे। अगर देखो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, 1 1 से रिलेट है, ओके चलेगा, 2 2 से रिलेट है चलेगा, 3 3 से रिलेट है चलेगा। तो ये कैसा है, ये आइडेंटिटी, बोथ आइडेंटिटी। अच्छा इसको अलग कलर से ले लेते हैं, थोड़ा सा चमकेगा अलग से। R1 is both identity and reflexive and also symmetric,
ऑल्सो, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक। ये बाद में आएगा तो मैं अभी पहले बता ही देता हूं यहाँ पे, है ना, एंटी सिमेट्रिक। चलो, क्योंकि अभी आप सिमेट्रिक नहीं जानते इसलिए एंटी सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख किस लिए रहा हूं कि बाद में आपको बताऊंगा, लौटूंगा दोबारा से यही, देखो क्यों एंटी सिमेट्रिक है, लिख इसलिए रहा हूं। मतलब इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो, इसको आप रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो, और इसको एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हो। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस है, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, से 3 3, 1 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो आइडेंटिटी ये कहना चाह रहा है कि मैं खुद से ही रिलेट वाले ऑर्डर पेयर लूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं लूंगा। ये कौन कह रहा है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया है। और रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि मुझे ये तो चाहिए चाहिए, ये ना हो चलेगा, ये चाहिए सेम वाले, बट अगर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 इज बोथ, है ना, रिफ्लेक्सिव एंड एंटी सिमेट्रिक। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो लिखने में तो उसको आप मेंशन ना करें, है ना। आई एम अ मैथ एंड फिजिक्स टीचर, तो हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का इतना ज्यादा हम देखते नहीं है, ठीक है, तो देख लेना वो सब चीजें, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस समझ में, पहले इसका और इसका डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अगर आप खुद का खुद से खुद का मतलब एवरी एलिमेंट 1 2 3 है ना, तो 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, बस यहीं रोक रही है कहानी। तो ये आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्स भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा। बट अगर ये कहानी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तब चेंज हो जाएगा, तब आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकता। आइडेंटिटी का मतलब बिल्कुल मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, मांगते नहीं कुछ, और एक्स्ट्रा आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव एंड एंटी सिमेट्रिक। ओके, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं डियर, क्योंकि मुझे हर कहानी को यहां पे लाना है आपके सामने, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्लियर कट ना हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। R3 के बारे में कमेंट करेंगे। R3 क्या कह रहा है, 1 1 से रिलेट है, बट 2 2 से नहीं है, 3 3 से नहीं है। तो इसका मतलब ना तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा ना रिफ्लेक्सिव, उसे एवरी एलिमेंट चाहिए जो इस सेट में लिया है आपने। तो R3 इज नॉट identity and reflexive, identity and reflexive, but antisymmetric, एंटीसिमेट्रिक। अब एंटीसिमेट्रिक का थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को खोलने की कोशिश करता हूं। एंटीसिमेट्रिक ये कह रहा है कि अगर A रिलेट टू B है तो 100% B रिलेट टू A होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है A B से रिलेट है तो B भी A से रिलेट होना चाहिए, एंड वो ये कहना चाह रहा है और वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है ना, मैं ऐसे नहीं, इस तरीके ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना। A रिलेट B है और एंड B भी रिलेट A है, तो वो कहना चाह रहा है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए अगर रिलेट हैं तो खुद सोचो, है ना। ये किसकी डेफिनेशन है, ये एंटीसिमेट्रिक की। आगे आएगा, मैं इकट्ठा क्यों पढ़ाता हूं, जिससे आपकी क्लियरिटी हो, एंटीसिमेट्रिक। और ये क्या कहना चाह रहा है, ए रिलेट बी हो, ए रिलेट बी हो, है ना, तो ए और बी दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, एनी डाउट, मतलब दोनों सेम होने चाहिए और एवरी एलिमेंट होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 1 से रिलेट, देखो ए रिलेट टू बी और बी रिलेट टू ए, मतलब 1 1 को 2 बार लिख दूं कोई दिक्कत है क्या। सेट का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर दूं, या अगर रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार लिख दो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको ऐसे और लिख दूं 1 1 1 तो कोई दिक्कत है क्या, ए बी से रिलेट, इसको बी मान लो तो बी ए से रिलेट। आगे समझ के नहीं आया।
और ए इक्वल टू बी है, ये देखो 1 इक्वल टू 1 है, इसलिए वो एंटी सिमेट्रिक के अंदर आ रहा है। और खुद सारे एलिमेंट खुद से रिलेट है, इसलिए वो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के अंदर भी आ रहा है। यहां 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड, लेकिन 1 2 से रिलेट है, बट इसमें एक और चीज नहीं दी, 2 1 से रिलेट नहीं दिया है, इसलिए डेफिनेशन यहां अप्लाई नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन किस पे अप्लाई हो रही हो, 1 2 3, तो इसके कारण एंटी सिमेट्रिक है। अगर यहां 2 1 लिखा होता, जो कि मैंने आगे लिखा है, बताऊंगा उसका मतलब, ठीक है ना। तो R2 इज बोथ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों, रिफ्लेक्सिव को केवल इतने से मतलब है, रिफ्लेक्सिव को केवल इतने से मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से क्या होने चाहिए, रिलेट होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा मेरे को कोई लेना नहीं, उसे एक्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं है, कितनी बने रहा कुछ ही बना रहा है। रिफ्लेक्सिव को, आइडेंटिटी को क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा नहीं चाहिए उसे, केवल वही चाहिए। एंटीसिमेट्रिक को किससे मतलब है, एंटीसिमेट्रिक को मतलब है अगर ए बी से रिलेट है तो बी और ए से रिलेट है, मतलब ए बी से रिलेट हो, बी ए से रिलेट, दोनों दिए हैं आपको सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, तो 100% ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तो ही वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक, अभी समझ में आएगा। और यहां देखो 1 1 से रिलेट है, इसको पढ़ो ना, 1 रिलेट 1 एंड 1 रिलेट 1 implies that 1 इक्वल टू 1। एक इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए रिलेट बी। अब एक और 1 1 भी तो लिख सकता हूं मैं सेट के, तो ये वाला बी आ गया, ये ए आ गया, इस वन को बी कह दिया, इस वन को ए कह दिया, तो ए रिलेट बी रिलेट ए, और ए और बी इक्वल है। आगे समझ क्या नहीं आया, ठीक है ना, आगे समझ। तो 1 रिलेट 1 एंड 1 रिलेट 1 इंप्लाइज दैट 1 1, लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं, तो उसे कोई लेने देने नहीं है। वो तो ये कह रहा है ऐसा मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है, तो ऐसा हो गया बस। तो वो कह रहा है ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, ऐसा हो गया बस। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव को 1 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, यानी उसे 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए, इसलिए वो आइडेंटिटी, लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। यहां आ जाओ, यहां क्या दिक्कत है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो 3 3 नहीं है तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता 100%। तो इसको क्या लिखेंगे, R4 इज नॉट आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं, यहां पे वेरीफाई हो, बट यहां देखो 1 रिलेट 2, 2 रिलेट 1, लेकिन इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, 1 इक्वल टू 2 नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, एंड एंटी सिमेट्रिक। अब ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं रहा, तो उम्मीद करता हूं कि तीनों एक जैसे लगते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने इतना जोर लगा के इसको पढ़ाया है तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये तीनों रिलेशन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टीचर, ठीक है। अब सब लाइन से आते जाएंगे, जरा ध्यान से देखें। सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर ए बी से रिलेट है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल, अगर मैंने ए ले लिया 1 2 3, देन R1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3, बताइए, इसका तो छोड़ दो, 1 1 से 1 1 से 1 1 से, तो ये तो आराम से हो जाएंगे। तो क्या क्या नाम डालोगे, आइडेंटिटी है क्या, यस, रिफ्लेक्सिव है क्या, यस, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या, हाँ है, 1 2 से और 2 1 से, बस ये तो चाहिए, मतलब 1 2 से रिलेट हो तो इंप्लाई दैट 2 भी 1 से रिलेट होना चाहिए, यस, सिमेट्रिक, यस। एंटी सिमेट्रिक, नो, एंटी सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि 1 2 से 2 1 से, बट 2 और 1 इक्वल नहीं है। वाह, R2 को जरा देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, अब बताइए, अब इसमें क्या क्या डालोगे,
आइडेंटिटी यस, रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिक यस, एंटीसिमेट्रिक यस। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक है, ये भी गलत है। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक है, तो यहां भी गलत है वो लोग। ठीक है, जो सिमेट्रिक है वो एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं रटना है कि एंटी का मतलब हमेशा उल्टा होता है ना। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए ही लिखा है डियर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला एक और लेता हूं, R3 R3 1 2 2 1 1 3 3 1। अब बताइए इसके बारे में। आइडेंटिटी नो, रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक यस, क्योंकि 1 2 है 2 1 मिल गया, 1 3 है तो 3 1 मिल गया। एंटीसिमेट्रिक नो, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। आया समझ। R4 भी ले लेता हूं एक और, 1 2 2 3 3 2। आइडेंटिटी नो, रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक नो, क्योंकि 3 2 है तो 2 3 तो है, बट 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसलिए नो। और एंटीसिमेट्रिक तो है ही नहीं। आगे समझ। तो उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल के थ्रू R1 R2 R3 और R4 के थ्रू ये दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये बिल्कुल याद मत करना कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, मे और मे नॉट बी। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि, अब इसको यहां पे समझते हैं जरा, है ना। देख ये उम्मीद लगा रहा है आपसे कि ये एक बंदा है राम, और ये एक बंदा है श्याम, और ये एक बंदा है खान। वो ये उम्मीद लगा रहा है कि राम श्याम का फ्रेंड है, ओके, और श्याम खान का फ्रेंड है। यानी इसको मैं अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो कह रहा है कि ए रिलेट बी से है एंड बी रिलेट सी से है। तो उम्मीद लगा रहा है कि उस रिलेशन के अंदर ए और सी भी क्या हो जाएं, फ्रेंड हो जाएं, यानी ए रिलेट सी हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, देखो ए बी से रिलेट है एंड बी सी से रिलेट है, ए सी से रिलेट हो जाए तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने फिजिकली आपको बताने की कोशिश की है, अब मैं इसको एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं डियर। तो एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। देखें, तो एग्जांपल क्या कह रहा है, अगर मैंने ए ले लिया 1 2 3 और मैं एक रिलेशन ले रहा हूं R1 1 2 2 3 1 3। जरा ध्यान से देखो, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? पहले तो हम चेक कर लें, आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। एंटी सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। और ट्रांजिटिव है ना, टी लिख लेते हैं, ट्रांजिटिव। यस, कैसे पता लगा? सर 1 रिलेट है 2 से, ओके, एंड 2 रिलेट है 3 से, तो इंप्लाइज दैट सर 1 3 से रिलेट होना चाहिए। तो देखो 1 2 भी मिल रहा है एंड 2 3 भी मिल रहा है और 1 3 भी मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है।
उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा ले लूं R2 1 1 1 2 और 2 1 1 1 1 2 और 2 1, तो आप देख रहे हो 1 1 फिर 1 से स्टार्ट 1 2, तो 1 2 मिलना चाहिए, मिल रहा है। 1 2 फिर 2 1, तो 1 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है। आ रहा समझ के नहीं आ रहा है? तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव रिलेशन है। और क्या है ये? आइडेंटिटी है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? यस सिमेट्रिक है। 1 1 मिल रहा है, 1 1 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। और ट्रांजिटिव है क्या? यस ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कह रहे हैं? इक्विवेलेंस में कंडीशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ओके। सिमेट्रिक होना चाहिए, ओके। और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों खूबी किसी रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि चेक करो कि जो रिलेशन मैंने दिया है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आपको फिर सब चीज चेक करनी है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। यही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे क्लासरूम क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, है ना, या ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, उनसे जल्दी सिलेबस में यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। क्लियर है? और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर रहता ही है, ठीक है, लास्ट में रहता है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्लियर है। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, ये मेरा नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे कि मतलब वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जो मैंने पढ़ाया है ना। तो इसको रिवीजन करके आना अच्छे से बेटा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट माइंड में गई होंगी, ठीक है ना, क्लियर। और एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, ये हम सारे करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इतना कर लोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।